नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तो अब बहुत कम समय बच गया है। देखिए, बस आज की रात बच गई है। ये आज की रात क़यामत की रात है। तमाम जितने चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उन सभी का नतीजा कल आना है। कल तारीख है 23 नवंबर। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। जिनके देखने का नज़रिया अलग है, जिनके पास अलग ही फैक्ट्स होते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देकर समझेंगे, तो सरलता से समझ पाएँगे कि आखिर बातें कहाँ से निकली थी और कहाँ तलक जा रही है। सर, हम शुरुआत करेंगे। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 13 तारीख को ही वोटिंग हुई थी। झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी हुए। खैर, नज़र सबकी 4 सीटों पर रहेगी। बिहार की हम बात करेंगे और झारखंड की बात करेंगे। 4 सीटें रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज में। इन तमाम जगहों पर उपचुनाव हुए। 13 तारीख को ही वोटिंग हो गई थी। क्या लगता है, अब तो बस वक़्त काफ़ी कम बचा है। कह सके बहुत कम समय, रात बस ये कयामत की रात है। नहीं, ठीक है। चूंकि बिहार में बाई इलेक्शन चल रहा है, तो हम लोग इसको इस रूप में देखें कि हाँ, एक जो परिणाम आएंगे बाई इलेक्शन से, उसका एक रुझान तो बता देगा कि लोगों का मिजाज किस तरफ है। वैसे बाई इलेक्शन से न सरकार यहाँ बननी है, न सरकार गिरनी है, ये बात सब लोग समझ रहे हैं। मतदाता भी समझ रहे हैं, पूरे बिहार के लोग भी समझ रहे हैं, हम आप भी समझ रहे हैं। फिर भी बीच बीच में जो टेस्ट होता है, एक थर्मामीटर लगा करके जब मतदाताओं के टेम्परेचर को देखा जाता है कि आखिर वो किसके पक्ष में खड़े हैं, कहाँ उनका मिजाज जा रहा है, और उसके अनुसार फिर पार्टियां, राजनेता अपनी रणनीतियां बदलते हैं या बनाते हैं। तो बाई इलेक्शन में जो जिस तरह से 3 सीटें हैं जो महागठबंधन के हिस्से में है, 2 सीट पर आरजेडी जीती हुई है और 1 सीट सीपीआईएमएल जीती हुई थी, जो अब वो लोकसभा के मेंबर हो गए। संजोग ऐसा है कि तीनों लोग लोकसभा के मेंबर हो गए और 1 सीट जो जीतन राम मांझी एनडीए के ये खाते में है, वो भी लोकसभा के मेंबर हो गए, केंद्र में मंत्री बन गए। तो अब ये देखना होगा कि क्या जनता वहीं पर मुहर लगाती है या बदलाव चाहती है। और जिस तरह के रुझान है उसमें इस बाई इलेक्शन में जो एक नया समीकरण आया, नया एंगल जो आया, वो नया एंगल आया प्रशांत किशोर। जी। जनसुराज पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि क्या जनता उनको एंट्री देगी या एंट्री नहीं देगी। मायावती के जो काशीराम जी थे, जो बहुजन समाज पार्टी के, वो कहते थे कि भाई पहला चुनाव जो है हारने के लिए लोग लड़ते हैं, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ते हैं और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। तो लग रहा है जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के सैंपल सर्वे से कुछ चीजें रिफ्लेक्ट होकर के आई, उसमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने पहले ही चुनाव में एंट्री तो ले ली, खास बेलागंज की सीट। अब बेलागंज की सीट तो लगता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री किसी को हरा तो जरूर देंगे। वो सीट आरजेडी की है। सुरेंद्र यादव लगातार वहां मजबूत स्थिति में है। जब वो 35 जहानाबाद से साल, लोकसभा 34-35 साल से। जी बिल्कुल, जब जहानाबाद से लोकसभा के बीच में 98 से 2000 के बीच में एमपी बने थे, उस समय केवल महेश सिंह यादव कुछ दिन के लिए बने थे वहां से, बाकी लगातार मुहर लग रही थी। क्या सुरेंद्र यादव अपनी साख बचा पाएंगे, चूंकि उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लोकसभा हो या विधानसभा हो या बाई इलेक्शन, लालू प्रसाद जी लोकसभा में गए तो कहां कहां गए सबको पता है, और बाई इलेक्शन में भी बेलागंज लालू प्रसाद जी गए। तो क्या लालू प्रसाद जी की भी साख वहां पर दांव पर लगी हुई है कि क्या लालू प्रसाद जी की बात मानेंगे लोग या प्रशांत किशोर जी की एंट्री खेल बिगाड़ देंगे। तो बेलागंज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है सीट। मनोरमा देवी और आरजेडी के बीच में मजबूत टक्कर होगा। नहीं, मोहम्मद इधर अमजद से जो एनडीए फोर्स से भी अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो, इन तमाम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। खुद हाँ नीतीश बिल्कुल कुमार ने बिल्कुल, नहीं नहीं, वो तो टास्क ही दे दिया गया था, पंचायत वाइज बजाते टास्क दे दिया गया था एनडीए के नेताओं को। और ठीक आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से लेकर के अशोक चौधरी, ललन सिंह, सार विजय चौधरी, सारे लोग वहां गए और जा करके मतदाताओं को अपने तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की। देखते हैं कि क्या, लेकिन जनसुराज ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। मोहम्मद अमजद ने जो एक माहौल बनाया वहां बेलागंज, उस माहौल में अब देखना है कि मोहम्मद अमजद कितना
अपने को साबित कर पाते हैं। अगर वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वहां होते हैं तो शायद ये खतरे की घंटी आरजेडी के लिए होगी और मनोरमा देवी को इसका लाभ मिल जाएगा। स्वाभाविक है कि जो समीकरण है, माई समीकरण जो कहा जाता है आरजेडी का, तो माई समीकरण में अगर एम मोहम्मद अमजद के साथ चला जाता है या उसका 50-50 भी हो जाता है या 40-60 भी हो जाता है तो एक बड़ा चंक जब टूट करके मोहम्मद अमजद के साथ चला जाएगा तो प्रशांत किशोर जी इसके ये हो जाएंगे कि एक हमने प्रेजेंस दिया तो मजबूत प्रेजेंस दिया बेलागंज में, तो ये बेलागंज के लिए एक अपना ये। रह गई बात रामगढ़ की, तो रामगढ़ की जो स्थिति है उसमें लगता है कि एनडीए वर्सेज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ये वहां लग रहा है और आरजेडी वहां पर तीसरे नंबर पर दिख रही। चूंकि वो जो अंबिका यादव के जो भतीजे हैं सतीश यादव संभव अगर मैं करेक्ट हूं तो उनका एक अपना जी उनका एक अपना प्रभाव है और पिछली बार भी सुधाकर सिंह मात्र 182 वोट से ही जीत पाए थे और कुछ चीजें बन भी रही थी, लेकिन बीच में जो सुधाकर सिंह चूंकि बड़े संजीदा बड़े माने जाते हैं कि संतुलित बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कुछ बातें की वहां कि विधायक से बड़ा सांसद होता है, सांसद तो हम ही रहेंगे और बूथों पर अगर कोई हमें ये करेगा तो इस तरह से लाठी का प्रयोग करेंगे, शायद इनके पक्ष में ये सारी बातें नहीं और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां लग रहा है कि एनडीए वर्सेज बहुजन समाज पार्टी, तरारी में तो साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर एनडीए वर्सेज सीपीआईएमएल, लेकिन इमामगंज की सीट जो है वो जीतनराम मांझी मुझे नहीं लगता है कि बचा पाएंगे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। दीपा मांझी की सीट फंसी हुई लग रही और रोशन मांझी को एज मिलते हुए दिख रहा। कुछ लोगों से आज भी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर एक जगह माई समीकरण इंटैक्ट रहा आरजेडी के पक्ष में वो इमामगंज में रहा, जहां पर एम भी उनके साथ खड़ा रहा और बाई भी खड़ा और एक एंटी इनकम्बेंसी भी, चाहे वो जीतनराम मांझी के प्रति हो, डॉक्टर संतोष सुमन के प्रति हो, एक एंटी इनकम्बेंसी भी इनके प्रति रहा। वहां रोशन मांझी मजबूत दिख रहे हैं। तो उलटफेर जो आप सवाल पूछ रहे हैं उलटफेर हो सकता है कि जो एनडीए की सीट है वो आरजेडी के खाते में आ जाएगी, जो आरजेडी की सीट है वो एनडीए की खाते में चली जाएगी। तो ये जो बाई इलेक्शन है और प्लस प्रशांत किशोर का मजबूत प्रेजेंस, बेलागंज में तो प्रेजेंस दिख रहा है। अब तरारी, रामगढ़ और इमामगंज में इनका कितना प्रेजेंस होगा ये तो कल हम लोग अगर इस समय बात करेंगे तो अब उस पर बात करेंगे कि इतना कम क्यों आया, कितना अधिक क्यों आया। अभी तक तो तस्वीर ही दिख रही है। लेकिन सर आपको लगता है ना, क्योंकि चैलेंजिंग तो था महागठबंधन के लिए, 3 सीटें महागठबंधन की सीटिंग थी जो आपने बताया भी। अगर इसमें से अगर वो 3 ना जीत पाके एनडीए के पास 1 था, अगर वो 2 भी जीत जाते हैं या एनडीए अगर 3 जीत जाती है तो बड़ी उपलब्धि एनडीए के लिए हो जाएगी। तो फिर ये दिखेगा कि जो एनडीए का मौजूदा स्वरूप है वो काफी इंटैक्ट है, एकजुट है और यही अगर स्वरूप रहेगा तो विधानसभा चुनाव में फिर वही होगा जो 2010 में हुआ था, 2020 में हुआ था। नहीं एनडीए चुनाव में भी बाई इलेक्शन में भी इंटैक्ट दिखा। आप देखे होंगे कि जो प्रचार कर रहे थे लोग तो उस प्रचार में बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, नीतीश कुमार भी थे, चिराग पासवान भी थे, जीतनराम मांझी भी थे, अगर आप उपेंद्र कुशवाहा भी थे, तो आप मंच पर भी देखे होंगे कि एनडीए इंटैक्ट दिख रहा था, मंच पर भी दिख रहा था, चुनाव प्रचार में भी दिख रहा था। लेकिन इधर जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत इंटैक्ट नहीं दिख रहा था। तेजस्वी जी के साथ मुकेश सहनी दिख रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े कद्दावर नेता एक मंच पर, सीपीआईएमएल के कोई नेता एक मंच पर, तो इनके साथ जो गठबंधन के लोग थे अलग अलग अपने तरीके से प्रचार कर रहे थे। लेकिन मंच जो होता है कि एक मंच से साझा कर रहे हैं और पब्लिक को एक मैसेज चला गया कि देखिए हमारे नेता भी हैं, हमारे नेता भी हैं, हमारे नेता भी हैं, तो सबके नेता हैं तो उसका एक असर तो पड़ता है। तरारी में यही तो हुआ कि जो पासवान समाज के लोग थे उनका सीपीआईएमएल के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान तरारी के मंच से एड्रेस किया लोगों को तो कहा जाता है कि पासवान लोगों के मन मिजाज में काफी परिवर्तन आया। उन्होंने मन बनाया और मन बना करके फिर
उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमारे नेता आ गए तो फिर हम उनके साथ रहेंगे। तो सामूहिक नेताओं की उपस्थिति तो मायने रखती ही है ना। जी, एक सवाल ये भी है सर कि जिस तरह से आपने बताया भी और ये बात सही भी है, बेलागंज की हम बात करेंगे, बेलागंज में अगर आरजेडी जीत गए, तो ठीक है, वो अपना पुराना गौरवशाली इतिहास दोहरा देंगे। लेकिन अगर आरजेडी की हार हो गई, सुरेंद्र यादव हार गए, जहाँ लालू प्रसाद यादव भी गए, जहाँ तेजस्वी यादव ने कैंप किया, रहे, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव को झटका लगा है पूर्णिया में। पूर्णिया में वो चुनाव हार गए थे, उससे पहले तारापुर और कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव था, वहाँ भी उन्होंने कैंप किया था, वहाँ चुनाव हार गए थे। अगर कल वो बेलागंज हार गए तो आरजेडी को एक बड़ा झटका लगेगा ना, क्योंकि आरजेडी का वो मजबूत किला रहा है। नहीं, दो तरीके से मैं कहूंगा। अगर समीकरण की हम लोग बात करें, माई समीकरण की, तो माई समीकरण में जो बाई था, वो लोकसभा के चुनाव में वो थोड़ा दूसरे तरीके से लोग वोटिंग कर देते थे। अगर अररिया मधुबनी की देख लीजिए, तो ये लोग वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट हो जाते थे और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर देते थे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में और बाई इलेक्शन में एम बाई इंटैक्ट होता। लेकिन आपको दो जगह दिख रहा होगा कि एनडीए माई समीकरण जो है वो कमजोर दिख रहा है। एक बेलागंज में, अगर बाई मोहम्मद अमजद के साथ चले गए और मनोरमा देवी भी चूंकि अपने स्वजातीय का वोट लेने में वो भी थोड़ा कामयाब हो गई, तो माना जाएगा कि हाँ, मई समीकरण कमजोर पड़ा। और फिर रामगढ़ में भी जिस तरह से वो जो अंबिका यादव के भतीजे हैं सतीश यादव, जिस बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही है कि वो कॉन्टेस्ट में वही हैं, अशोक सिंह के साथ रहेंगे, तो वहां भी दरकता हुआ दिख रहा है। तो लालू प्रसाद जी के जोर लगाने के बाद भी, एक मैसेजिंग के बाद भी, अगर लोग अपने से तय करने लगे, तो हाँ, निश्चित रूप से विधानसभा में इसका मैसेज जाएगा कि ये समीकरण की बात जरूर करते हैं, लेकिन वैसा समीकरण नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वहां की परिस्थितियां और पार्टियां कैंडिडेट कैसा देती। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी ने माइनॉरिटी कैंडिडेट पर दाव लगा दिया और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अधिकार अधिकार चिल्लाते रहते हैं, हम तो आप ही के समाज का टिकट दे दिए। जब आप अपने ही समाज के लोगों को वोट नहीं कीजिएगा तो कोई पार्टी क्यों आप पर दाव लगाएगी, क्यों वोट आपको टिकट देगी। तो एक तरह से उन्होंने ललकारा, उस समाज को ललकारा, उनके अंदर में एक भाव भरा कि पहले जो आपकी ताकत है वो तो दिखाइए, तब ना विधानसभा में आपको टिकट मिलेगा। अब उस ललकारने का फायदा हुआ मोहम्मद अमजद के माध्यम से, उन्होंने एमवाई समीकरण को निश्चित रूप से डाइल्यूट किया। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसके असर, इसके प्रभाव तो विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है कि अगर कैंडिडेट में पार्टियां अगर सेलेक्टिव हो गई कि जो समीकरण है आपका उसी वर्ग से, उसी जाति से कैंडिडेट हम उतार दिए मैदान में, तो लोगों को कहेंगे कि ठीक है, आपको चुनना है, ये समीकरण चुनना है, उसी समीकरण का कैंडिडेट हम देते हैं, हमारी पार्टी को क्यों नहीं, आरजेडी को क्यों। तो वहां पर तो एक रेड फ्लैग है इनके लिए, आरजेडी के लिए, कि क्या अगर पार्टियां इन्हीं के दाव पर वो अपना दाव चल देती है, तो भाई इलेक्शन में तो इसके प्रभाव दिखेंगे कल। और उसके बाद जो इलेक्शन आएगा 2025 का, उसमें भी प्रभाव दिख सकता है। इस सच्चाई को हम लोगों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बाई इलेक्शन लड़ा। जो पार्टी 2 अक्टूबर को बनती है और कुछ दिन के बाद ही वो चुनाव में चली जाती है और चारों विधानसभा में कैंडिडेट देती है, चुनाव लड़ती है, लगा लोगों को कि ये सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, वोट कितने आएंगे छोड़ दी, लेकिन प्रशांत किशोर जी चुनाव तो लड़े हैं। अब अगर उनको ठीक ठाक वोट मिल जाता है तो शायद एक तीसरी पार्टी का भी आगाज कल हो जाए। हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे। अगर वो बहुत उनका अच्छा प्रेजेंस नहीं होगा तो बाकी पार्टियां तो उनको किनारे लगा देगी, अरे ये हवा हवाई है, ऐसे ही आए, इनका कहीं कोई जनादेश है नहीं के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को रखने के लिए। कल भी हम कोशिश करेंगे कि आप जरूर समय दें, आप जरूर जुड़े एक बार, नतीजों के बाद देखना होगा कि आखिर कहाँ क्या उलटफेर हुआ है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय कुमार जी, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, समझाया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।